ठीक है, तो सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आपको कक्षा 12 की फिजिक्स करवा रहे हैं और जिसमें आपका पहला चैप्टर चल रहा है। और आपको पता होगा कि हमने पहले चैप्टर में विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, जिसमें टोटल लगभग आपकी 13 क्लास हुई है, 12 या 13 क्लास हुई है। आपको देख लेना कितनी क्लास है टोटल। और अब इसी क्रम में इस चैप्टर का दूसरा पार्ट विद्युत फ्लक्स वाला चलेगा, जिसमें आपकी गॉस की प्रमेय भी पढ़नी है आपको। चलिए खैर, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखिए मेन तो पढ़ना है आपको विद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। ठीक है, लेकिन इनको पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। पहला क्या पढ़ना है, देखिए एक टॉपिक है। टॉपिक क्या है? एक चीज है, नाम है क्षेत्रफल सदिश। इसको आपको लिख लेना है एरिया वेक्टर। क्या होता है? एरिया वेक्टर। परिभाषा क्या है? आप लोगों ने पढ़ा ना अब तक कि क्षेत्रफल राशि अदिश होती है, लेकिन अगर ये बता ना, ये होती है कैंसर। आप आगे चल के पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। राशि कैसे होती है? कैंसर। इसमें सदिश और अदिश दोनों के गुण होते हैं, मेन बात तो ये है। खैर कोई बात नहीं है। तो इसमें चूंकि हम गॉस की प्रमेय यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये सदिश राशि के रूप में व्यक्त की जाती है। परिभाषा भी आपको ये लिखनी है कि चूंकि क्षेत्रफल, जैसा कि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, परंतु वास्तव में क्या होती है? परंतु वास्तव में यह एक सदिश राशि है जो दिशा के साथ में गिनौट हो जाती है। कैसे? और जिसकी दिशा इसके पृष्ठ से, जैसे कि पृष्ठ है, इससे बाहर की ओर होती है। ये मतलब है इसका। कैसे? लिखिए, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, परंतु वास्तव में क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा इसके पृष्ठ से बाहर की ओर होती है। तो ये है इसकी परिभाषा। दिशा कैसे होती है? पृष्ठ से बाहर की ओर। क्लियर? कैसे? जैसे कि ये है वो पृष्ठ, सपोज कर लीजिए तो दिशा होगी बाहर की। मानने की बात है, इसका छोटा सा हिस्सा ले रखा हमने, डी ए। क्या ले रखा? छोटा सा हिस्सा ले रखा हमने, डी ए। डी ए का मतलब क्या? बहुत, ये पूरा पृष्ठ है ना, इसका छोटा ले लेना है, ये इतना सा हिस्सा डी ए। तो दिशा कहाँ से होगी? बाहर की ओर। यानी कि इसको हम ऐसे दिखाते हैं, डी ए वेक्टर बराबर डी ए डॉट एन कैप। एन कैप होता है इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर एकांक सदिश, जिसकी दिशा इसके पृष्ठ के लंबवत, यहाँ पर लिखना पृष्ठ के लंबवत भी लिखना है, यहाँ पे पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है, ये बात लिखनी है, पृष्ठ से बाहर की ओर, पर साथ में लंबवत भी है। ठीक है, तो चलिए ये तो आज क्षेत्रफल सदिश। कुछ नहीं है, सिंपल ही आपको पता होना चाहिए बस। कोई याद उद नहीं करना, इसलिए है कि बस पता हो कि होता क्या है। ठीक है, फालतू कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगला जो इसमें हेडिंग है वो है घनकोण। इसका पता होना बहुत जरूरी है भाई। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। घनकोण, सॉलिड एंगल, नाम से चला। सॉलिड वैसे किसको बोलते हैं? ठोस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भैया? ठोस को, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं सॉलिड एंगल के बारे में। ठीक, तो होता क्या है, ध्यान से समझना है। देखिए आप लोग कक्षा 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं कोण के बारे में। वैसे कोण होता क्या है? पढ़ा भी होगा, वर्त पढ़ा है। वर्त, ये सिंपल वर्त है, समझो। ये केंद्र है और ये यहाँ पर एंगल बन जाता है थीटा। ये तो पढ़ते हैं ना आज तक आप लोग, थीटा। किसी भी वर्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच बने अक्षांश को कोण कहते हैं। कैसे भी कह लीजिए आप, है ना। त्रिज्याओं के बीच बने अक्षांश को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। कोण बराबर चाप की त्रिज्या। कक्षा 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ बड़ी चीज नहीं है। लेकिन घनकोण क्या होता है? ये तो वर्त तो होता है भाई, 2 डायमेंशन। 2D में तो होता है वर्त, सर्किल पे। हैं गोले के,
मानने की बात है कोई गोला है, गोला समझे, गेंद ही समझ लो आप, गेंद है आपके पास में, ठीक है। तो उसका गेंद का जो केंद्र है उस पर जो कोण बनेगा उसको क्या बोलते हैं? बस वही होता है घनकोण भाई। मतलब आप सिंपल सी भाषा में ये समझिए कि जब सिंपल वर्क है, सिंपल वर्क होता है भैया 2 डायमेंशन, क्योंकि 1 और 2 ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है, और गेंद होती है 3 डायमेंशन, समझ गए। तो इसलिए 2 डायमेंशन पे जो एंगल बनता है वो तो होता है समतल कोण, इसको बोलते हैं समतल कोण। और जो किसी ठोस वस्तु के, यानी कि चाहे कोई गोल हो, चाहे वो ठोस वस्तु आपकी गोले में हो, चाहे कोई स्टोन हो, कुछ भी हो, उसके जो केंद्र पर जो एंगल बनता है उसका नाम क्या होता है? घनकोण। और इसकी परिभाषा भी सिंपल सी यही है कि किसी ठोस वस्तु या गोले की केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? घनकोण, है नहीं? क्या लिखेंगे कि किसी ठोस वस्तु या गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये इसका पृष्ठ से बना, देखो उसकी शेप से तो बनेगा, ये समझो ना आप इसको समझ लो, ये इसका पृष्ठ है ना, पृष्ठ, तो इसका पृष्ठ जो इसके केंद्र पर बनाएगा, ठीक है, तो वही क्या होता है? आपका घनकोण होता है। क्लियर है? और कोण का मात्रक क्या होता है पता है आपको सभी को? पता भी होगा क्या होता है, क्या होता है कोण का मात्रक? कोण का मात्रक तो होता है रेडियन, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा आपको भी बता देंगे हम। लिखिएगा पहले तो, देखिए किसी ठोस वस्तु या गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित या बना, एक ही बात है, अंतरित कोण को, ये बने कोण भी लिख दो आप, बने कोण को घनकोण कहते हैं। क्लियर? सिंपल सी परिभाषा है। इसे ये है ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो है पूरे पृष्ठ के लिए। और यदि बाय चांस आपके पास में उस पृष्ठ का आपने छोटा सा कोई हिस्सा लिया हो तो तब क्या होता है? तब भी तो कुछ ना कुछ होता होगा, ठीक है। तब क्या आता है, ध्यान दीजिए। हे प्रभु, इसको ऐसे समझो जैसे कि ये आपका गोला है, ठीक है। गेंद ऐसे सपोज कीजिए, गेंद ऐसी तो होती है, ठीक है। इसका आपने छोटा सा हिस्सा ले लिया ये, और ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे ये चित्र भी चाहे बना लेना आप लोग। ये गोला है, पूरी गोल एक गेंद है, इसका छोटा सा हिस्सा ले रखा है जिसका नाम हमने डी ए वेक्टर दिया है, ठीक है। तो ये जो अल्पांश हिस्सा है, इसका अल्पांश भाग जो केंद्र पर कोण बनाएगा, ये भी आपका घनकोण ही है। और घनकोण को इस स्थिति में डी ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि डी ऑलरेडी छोटी चीज़ों को प्रदर्शित करता है, अल्पांश चीज़ों को डी से ही उसके सामने डी लगाकर प्रदर्शित किया था। ये हमने आपसे कक्षा 11 से बताते आ रहे हैं, ठीक है। चले खैर, तो आप लिखेंगे यदि किसी गोला, लिख लो, किसी गोले के अल्पांश भाग का क्षेत्रफल ये वेक्टर हो तथा उसकी त्रिज्या, ये दिखा दो, स्मॉल आर हो तो उसका घन कोण, चित्र भी बना लेना भैया साथ साथ में, निम्न होगा। क्या होगा? ध्यान दीजिए, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तभी होगा डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है? अब इसमें ही 2-3 चीज़ें और भी ऐड करनी है। वो क्या क्या ऐड करनी है अभी बताता हूँ मैं ऊपर वाला साफ कर रहा हूँ भाई, ठीक है। आप लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन तो सभी की सभी लिखनी है। क्या है?
यदि इसके नीचे लिखना है अल्पांश भाग, कौन सा भाग, अल्पांश भाग थीटा कोण पर स्थित हो, कितने पर हो, मतलब ये एंगल पर है, मतलब ये गोल ना होकर किसी एंगल पर शिफ्ट है, ऐसे है ना करके, जो थोड़ा कैसे भी हो सकता है, थीटा कोण पर स्थित हो। तो तब क्या होगा, अगर बाई चांस ये किस एंगल पर स्थित है, थीटा कोण पर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप इसको ऐसे समझ लो, चित्र से समझो, मतलब ऐसे तो ये है सिंपल वाला, है ना, और ये ऐसे ना होके थोड़ा सा मतलब पृष्ठ मुड़ा हुआ है और ये ऐसे है, सोच लीजिए, ठीक है, इस तरीके से एंगल है थीटा यहाँ पर, तो तब जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ पर समझ लीजिए आप इसको, ठीक है, ये वाला डी ओमेगा, डी ए वेक्टर तो इधर को होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझो, तो तब डी ओमेगा के बराबर होगा डी ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, तब ये होगा भैया, तब ये इस स्थिति में होगा जब क्या नाम, ये थीटा एंगल, मतलब जब शेप गोल ना होकर किसी अन्य प्रकार से बनी हुई होगी, तब ऐसी स्थिति में ऐसा बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि शिफ्टेड हो जाएगा ये चित्र, तो आप लोग इस टाइप से बना सकते हो, ऐसे करके साफ साफ बना लेना अपने हिसाब से, पुस्तक में भी आपको दिया हुआ है। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ये तो अभी आपके उसके लिए होगा ना, अल्प के लिए, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होता है, जब बात संपूर्ण पृष्ठ की होगी तो ये तो हो जाएगा ओमेगा, और संपूर्ण पृष्ठ होगा ए और अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर, बटे में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा खाली 4 पाई, ठीक है, तो तब होगा कितना, तो ओमेगा के बराबर कितना आ जाएगा भैया 4 पाई, किधर है, और इसका मात्रक भी लिख देना भैया, मात्रक होता है स्टेरेडियन, यहीं पर लिख देना एस टी आर, एस टी आर, एस टी आर, वो रेडियन होता है, ये होता है स्टेरेडियन, क्योंकि ये सॉलिड में है इसलिए, ठीक है। तो ये बताइए कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई है क्या, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई है क्या, देखिए इसमें आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ इसमें तो आपको फॉर्मूला बता दीजिए कि इसका ये होता है, अल्प वाले का एंगल में ये होता है, और संपूर्ण वाले का ये होता है, ओमेगा बराबर 4 पाई, अगर पूरे संपूर्ण की बात होगी तो संपूर्ण पृष्ठ की बात होगी तो तब 4 पाई होता है, इतना समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं समझना इसमें, ठीक है, कुछ जरूरत नहीं समझने की इसके अलावा, बस इतना समझ लो कि अल्प के लिए इतना है, एंगल में इतना है, और भैया संपूर्ण के लिए ओमेगा बराबर 4 पाई, इतनी आवश्यकता पड़नी है, बाकी तो बस आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, घनकोण सिंपल सी बात क्या है, किसी भी सॉलिड के सेंटर पर बनता है, बस इतना पता रखो, फालतू उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी आवश्यकता है वो अब चलेगा वैद्युत फलक से, ठीक है, बस इतना लिखो, बाकी कोई जरूरत आपको नहीं है। अब आगे चलते हैं, चलिए अब इसी क्रम में जो अभी अब तक आपने वो घनकोण तक पढ़ लिया है, अब जो अगला टॉपिक है उसका नाम है वैद्युत फ्लक्स, और ये आपको अच्छे से पढ़ना भाई, क्योंकि ये तो पेपर में भी आ जाता है, ठीक है, अब तक तो ऐसा था सिर्फ उनकी तो आपको फॉर्मूला की आवश्यकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतें हो जाएगी भैया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है। अब इसको समझिए होता क्या है, आप जानते हैं ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, क्या है, सॉरी वैद्युत बल रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं, और ये कोई पृष्ठ है, ये क्या है, कोई पृष्ठ है, कुछ भी मान लो आप, कैसे बना चाहो ऐसे बना लो, मैंने तो इस प्रकार का बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परिभाषा बिल्कुल इससे समझाऊंगा, इसका क्षेत्रफल है ए वेक्टर, कितना है ए वेक्टर, परिभाषा क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक ही तो हमने माना है, तो कभी हमने रखा थोड़ा अपने आप है, होता काल्पनिक है भैया, कभी आप सोचो कि ये सच का ही है, ठीक है, होता क्या है, काल्पनिक ही होता है, वैद्युत बल रेखा भी तो काल्पनिक होती है, दिखाई थोड़ा देती है, बस होती है, इतनी बात है पक्का, ठीक है। तो खैर क्या कह रहा हूं मैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, क्या बताई मैंने, उसकी संख्या क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, सिंपल सी परिभाषा बस,
कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। बस इतना लिखो, फालतू कुछ भी नहीं लिखना है। देखिए देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे, चित्र बनाना है भाई, किसी काल्पनिक, भाई ये साफ हो गया, आप अपने हिसाब से लिख लेना हाथ लग के, ठीक है, चित्र सही बना लेना। किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर है। और फाई ई, सॉरी पहले पूरा बताऊंगा, यदि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर व पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल भाई, पृष्ठ का क्षेत्रफल ए वेक्टर, वेक्टर क्यों लग रहा है, अभी बताया कि ये सदिश के रूप में काउंट हो रहा है, क्षेत्रफल ए वेक्टर हो तो फाई ई का फॉर्मूला होता है, दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है भाई, ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये अदिश को बताता है जब दो का लगता है बीच में, है ना। अदिश गुणनफल में बीच में दो का लगता है, बिल्कुल बीचों बीच, है ना। और सदिश में क्रॉस लगता है, ये आपने कक्षा 11 में पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो कक्षा 11 को दोबारा देखिए, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, पता भी होगा, ई ए कोस थीटा होता है, पढ़ा ना वहाँ पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा, पढ़ा होगा भाई कक्षा 11 में, नहीं पढ़ा तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तब फिर कक्षा 11 की वीडियो को दोबारा देखिए, वॉच करिए इस वाले चैप्टर को, तब समझ में आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। चलिए अब आगे देखिए, इसका फॉर्मूला तो हो गया भैया ये वाला, ठीक है। अब देखिए मात्रक, तीन चीजें अवश्य लिखनी है। मात्रक क्या होगा, इसका क्या होता है भाई, न्यूटन प्रति कूलम, इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि मात्रक मैंने कैसे लिखा है, इसका न्यूटन मीटर हो गया था और न्यूटन प्रति मीटर इसका हो गया था मीटर स्क्वायर, तो मात्रक हो गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। दूसरा देखिए, बीमा, किसकी बात करेंगे भैया, बताओ, यहाँ से देख लो, न्यूटन की क्या होती है, एम की माइनस 2, इसकी एल स्क्वायर, उसकी क्या होती है खाली ए टी, तो बीमा क्या होगी बताओ, एम एल की 3, के की पावर माइनस की 3 ऊपर गई ना, और ए की पावर भी माइनस के बाद। राशि कैसी है, राशि में कंफ्यूज मत होना, कभी सदिश बोलते हो क्योंकि गुणनफल कौन सा है, अदिश है ना, तो राशि भी कौन सी होगी, अदिश। जिस राशि का गुणनफल सदिश होगा तो वह सदिश होगी, कि जिसका अदिश होगा तो वो भी राशि भी क्या होगी, वो अदिश ही होगी। क्लियर सी बात होती है। नीचे थोड़ा सही दिख रहा है, थोड़ा ठीक सा देख लीजिए, अब सही दिख रहा है ना, तो यार ज़्यादा ही हो गया, अब देखिए अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें ही अगली लाइन क्या है, चित्र तो बन गया होगा ना, मैं साफ कर रहा हूँ चित्र को, क्योंकि मुझे अब आगे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे क्या है इसमें, यदि पृष्ठ के अल्पांश भाग का क्षेत्रफल डी ए वेक्टर हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि पृष्ठ के अल्पांश भाग का क्षेत्रफल क्या हो, डी ए वेक्टर हो, तो तब क्या होगा, तो तब ये भी डी फाई ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी फाई ई। इस पर मैंने ई क्यों लगाया है, क्योंकि ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, आगे से चलकर चुंबक फ्लक्स भी आएगा, उस पर बी लगेगा,
और दोनों दोनों सेम राशि से डिनोट होते हैं फाई से ही, ये मेन कारण है। ठीक है, तो डी फाई ई के बराबर क्या हो जाएगा ये बताओ, ई डी ए कोस थीटा, जब अल्पांश की बात होगी। क्लियर है। अब देखिए, अब है इसके प्रकार। तो ये तो विद्युत फ्लक्स की सिंपल परिभाषा है। अब है इसके प्रकार, हरियाणा में डाल दीजिए प्रकार। प्रकार में लिख लीजिए कि यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है, यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है भैया, साफ करना पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि आ नहीं पाएगा इस पर। यहाँ तक लिख लीजिए पहले आप। दो प्रकार का है ना, ध्यान दीजिए क्या क्या है। नंबर 1 है आपके पास में धनात्मक विद्युत फ्लक्स। इसके तो नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव वाला है ना ये, धनात्मक। तो बस सीधी सीधी सी बात है कि धनात्मक वाले आवेश से आएगा, धनावेश से। और धनावेश के कारण क्या आती है, विद्युत बल रेखा है बाहर की ओर निकलती कि अंदर की ओर, बाहर की ओर ना। तो बस परिभाषा भी है ऐसी कि जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर निकलती है तो उस विद्युत फ्लक्स को क्या बोलते हैं, धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, आपने जब पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया है तो उसमें आपको बताया गया था। ठीक है, तो लिखिए अभी आप इसमें लिखिए, यदि विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत बल है। यदि विद्युत बल रेखाएं, बल रेखाओं की बात होती है, बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर की, यहाँ तो दिख तो रहा सही है ना, यहाँ तक हाँ सही है, बाहर की ओर निकलती है तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। ठीक है, आप ये यहाँ पर भी होता है कि इसी स्थिति में जो एंगल है ना भैया वो हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0। कैसे होगा, पृष्ठ है बाहर ही बाहर जा रही है ना, क्या जा रही है, बाहर ही बाहर, तो एंगल कितना होगा, क्योंकि बाहर को जाएगी तो समांतर का निकलेगी वो, तो तभी तो क्या होता है आपको पता ही ना कि विद्युत बल रेखा 200% निकलती है तो समांतर निकलती है हमेशा, तो तब एंगल कितना होगा, 0 हो जाता है। तो डी फाई ई इक्वल टू क्या होगा बताओ, ई डी ए कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 0, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 1, तो 1 का मतलब हो गया है पॉजिटिव वैल्यू। कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। अब दूसरा देखिए, दूसरा आपके पास में ऋणात्मक विद्युत, तो ऋणात्मक है तो आवेश भी कौन सा होगा, ऋणात्मक वाला ही होगा। और आपको पता होगा ऋणात्मक में क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर घुसती है, तो बस वो लिखना है, यदि विद्युत बल रेखाएं, यदि विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है, बस इसमें प्रवेश करेगी, प्रवेश करती है तो विद्युत फ्लक्स कैसा होता है, या गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स लिख दो, विद्युत फ्लक्स कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। सिंपल सी परिभाषा है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस स्थिति में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा का वैल्यू होगा भैया 180। क्यों, ये पृष्ठ है, ऐसे भी आई ऐसे भाई कोलैप्स करके जाएगी तो एंगल कितना होगा 180। ठीक है ना, तो डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी ई ए और कोस 180। और कोस 180 का मान कैसा होता है, सबको पता भाई माइनस का वन होता है। क्या आता है माइनस का, ये माइनस लगा देना यहाँ पे, कैसी वैल्यू आई है नेगेटिव। बस यहीं से आपको ये बातें पता चल जाती है कि क्या धनात्मक होता है और क्या ऋणात्मक होता है। परिभाषा है, बस लिख लीजिए, आपको काम भी आएगी, है ना। कभी कभार पेपर में पूछ लेता है, इतनी आवश्यकता है, इससे फालतू कोई आवश्यकता नहीं है।
अब आपका जो अगला टॉपिक है वो मेन टॉपिक है, अब हम उस पर चलेंगे कि होता कैसे है और कैसा नहीं होता है। मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक सवाल भी अभी साथ साथ में आपको करवा दूँ तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि सही भी हो जाएगा ना सवाल। चलिए फिर सवाल ही करवा देता हूँ एक मैं आपको साथ साथ में, ठीक है। चलिए सवाल देखिए आप लोग क्या है, आप ध्यान से देखिए। सवाल यह है, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। भाई पहले तो पूरा अभिधान नहीं आ रहा है, अरे यार ऊपर चलेगा बहुत ही। अब हो गया ना सही, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए, ठीक है। इस पर क्या करना है, हमको विचार करना है। ये भी मैंने ऊपर लिख दिया, तो थोड़ा नीचे हो रहा है, बार बार चेक थोड़ा करूँगा। पर विचार कीजिए, ठीक है। इस पर आपको क्या करना है, विचार करना है। और क्या विचार करना है, देखिए फर्स्ट सवाल क्या है, ये एनसीईआरटी का सवाल है भाई, मैंने एनसीईआरटी का देखा है सवाल। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है, वाई जेड तल के क्या भाई समांतर है, वाई जेड तल के समांतर है। आगे क्या बोल रहा है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, क्लियर है। पहला सवाल है। सेकंड क्या है, सवाल भी है आप लोग, मैं लिखवा रहा हूं भाई आपको। इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए सवाल हमने जो चूज किया है ना, ये एनसीईआरटी का सवाल है और अच्छा सवाल है, पेपर में आ भी जाता है, क्योंकि जब एनसीईआरटी का तो ना आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब सवाल में इसमें दो चीज़ें भाई, सवाल में दो पार्ट है। पहले में आपको विद्युत क्षेत्र दिया है, एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए ये तल क्या है, देखो अब एक बात और समझो, ये देखिए एक्स वाई जेड होते ना, तो इस तल के समांतर किसका तल होगा, एक्स अक्ष का। ये यहाँ से चल जाता है पता, इसके समांतर होगा इसका तल, इसके समांतर होगा इसका तल, और इसके समांतर होगा इसका तल। ये होता है जब आप लोग पढ़ेंगे ना 3D डायमेंशन, उसमें पता चल जाता है। यानी कि जो लंबवत होता है ना अक्ष, उसका तल उसके समांतर होता है। बस सीधी सी बात ये होती है, बस इसका इतनी बात समझनी है इसको, इसलिए मैंने आपको ये बनाया, नहीं तो मुझे बनाने की कोई आवश्यकता इसको नहीं थी, ठीक है। तो अब आपको करना कैसे है, बस उसको देखिए सवाल होगा कैसे, ठीक है। अब देखो
सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर कितना है 3 गुणा 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम्ब। बस इतना दे रखा और कुछ नहीं। अब सवाल नंबर फर्स्ट, वर्ग की भुजा, किसकी भुजा भाई, वर्ग की भुजा ए लिखते हैं वैसे तो 10 सेंटीमीटर, इसको आप 10 की पावर माइनस के 1 मीटर बोल सकते हैं, या 0.1 मीटर, मतलब वही है, समझ भी गए होंगे कैसे। इसलिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या आता है, ए बराबर भुजा का वर्ग ए स्क्वायर होता है ना, 10 की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो मतलब बोले तो 10 की पावर माइनस के 2 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपको सदिश में दे रखा तो आपको सदिश में निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे आप, चूंकि वर्ग के उस तल वाई जेड के समांतर है, चूंकि तल वाई जेड तल के समांतर है, के समांतर है, इसलिए ए वेक्टर की दिशा एक्स अक्ष की धन दिशा में, मैंने ये बात आपको अभी बताई थी, एक्स अक्ष की धन दिशा में होगी। ठीक है, तो इसलिए जो ए वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए डॉट आई कैप, क्योंकि एक्स अक्ष की धन दिशा में क्या था, आई कैप, यानी कि 10 की पावर माइनस 2 आई कैप मीटर स्क्वायर। ये बताओ कि यहाँ तो कोई दिक्कत है, क्योंकि वाई जेड तल के क्या है समांतर, तो ए वेक्टर की दिशा क्या होगी, वो ये तो मैं आपको बताता भी चित्र दिखा के कि जो भी होता है ना उसका जो अपोजिट है, बस एक्स है ना, तो बस उसकी धन दिशा में हो जाएगी दिशा। ठीक है, क्लियर है। और आपको क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स, तो इसलिए वैद्युत फ्लक्स नीचे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, आगे ऊपर इधर करवाना पड़ेगा, इसलिए वैद्युत फ्लक्स फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी आपने, ई वेक्टर सॉरी फाई ई बराबर किसके बराबर जी, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर की वैल्यू क्या है जी, लिखो 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3 आई कैप डॉट, इसका मान क्या है 10 की पावर माइनस 2 आई कैप। अब मैं आपको इसको आराम से समझाऊंगा भैया, फाई ई बराबर ये हो गया 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 5, कितना हो गया 10 की पावर माइनस के 5, और ये हो गया आई कैप डॉट आई कैप। बताओ ये बात समझ में आ रही क्या, -5 कैसे आया है, अब वो प्लस की 3 है यार, गलती हो गया करने से, प्लस की क्या है 3, हमने माइनस की लिख दिया, तो कितनी बचेगी, सिर्फ 10 बचेगा, 3 गुणा 10 की पावर 1 बचेगा, और ये आई डॉट आई कैसे आया, समझ गया ना, दोनों की कैप हो गया, क्लियर है। चलिए अब बताओ क्या होगा, फाई ई बराबर ये हो गया पूरा 30, इसका मान होता है 1, यानी कि कितना आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। तो ये होगा जी आपका आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया, आई डॉट आई का मान 1 होता है, ये कहाँ से पता है बताओ, ये कक्षा वगैरह से ही सीखते हुए आ रहे हैं आप लोग, कोई बड़ी चीज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये बताओ क्या तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी के बेस का हम आपका सेकंड सवाल करवाते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, और सेकंड सवाल भी इसका आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखो भाई सेकंड सवाल में क्या दिया आपको, सेकंड में कहा कि इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो इस बार सेकंड वाले में आपको दे दिया है एंगल, क्या दे दिया इसने, एंगल दे दिया कोण बराबर थीटा 60 डिग्री, और तल है तो एक्स अक्ष से वही आई कैप वाली बात है सिर्फ। तो अब देखो क्या फ्लक्स होगा, अब देखिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या होगा जब क्या नाम इसने एंगल आपको दिया है। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लेकिन इस बार ये वाला इस्तेमाल नहीं होगा, इस बार एंगल वाला होगा, ई ए कोस थीटा। और जब ई है तो इसका परिणाम निकालेंगे तो आई कैप का परिणाम कितना होता है, एक ही तो सेम आ जाएगा, 3 गुणा 10 की पावर 3, तो इसका कितना आता है 10 की पावर माइनस 2 होता है, तो वो भी सेम ही आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 ही आएगा। और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है जी 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 हो गया, और कोस 60 का मान होता है 1/2। बताओ कितना होता है कोस 60 का मान, ये तो पता होगा ना सभी को, नहीं पता है क्या, अरे सबको पता है, बहुत पढ़ा आपने। तो फाई ई इक्वल टू कितना हो गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, तब आंसर आपका ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये एक सवाल था आपका जो हमने वैद्युत फ्लक्स का करवाया है आपको, कुछ भारी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, एक वेक्टर की चीज़ इस्तेमाल हुई है जो आपने कक्षा 11 में भी सीखी है,
इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है। और यदि इसमें कहीं पर आपको डाउट है ना तो हमें आप कमेंट में बता देना कि सर ये डाउट हो रहा है, हमें जो भी होगा ना हम आपका क्लियर कर देंगे डाउट से। ठीक है, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। और अब जो अगला टॉपिक है वो चलेगा गोस कीपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहीं से बस समझो अगला पार्ट असली स्टार्ट गोस कीपर में से होगा। ये तो सिर्फ आपको बता दिया गया है कि होता क्या है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऑनलाइन क्लास में कुछ भी टॉपिक आपका छूट जाए। असली बात तो है कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ करवाया जाएगा, इसलिए आपको ये सवाल भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। और बस हमारी आपसे आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसको शेयर भी कीजिए, और दोस्तों के साथ में तो आपको बताया है मैंने कि आपको शेयर करना है। ठीक है, और सब्सक्राइबर भी यार बढ़वा दो जल्दी जल्दी, ऐसा भी मत करो। ठीक है, तो बस इतना ही चाहेंगे हम, और बस इस क्लास के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में।